ओके, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। ठीक है, तो आपको पता है कि हम लोग नंबर सिस्टम कर रहे थे, संख्या पद्धति, और पिछले 2 वीक से हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। आपकी एग्जाम अगले ही वीक से शुरू होने जा रही है, तो कुछ कंसेप्ट आज पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट जहां से क्वेश्चन आते हैं नंबर सिस्टम के, यानी संख्या पद्धति के, जो कि आपका चैप्टर नंबर 1 है। अगर आप अपना क्वेश्चन पेपर को देखोगे पिछले कुछ सालों के, तो उसमें आपको परिमेय संख्या पे आधारित काफी सारे क्वेश्चन दिखेंगे, यानी रेशनल नंबर पे। तो आज का मेन जो टॉपिक होगा हमारा, रेशनल नंबर को पढ़ना होगा। ठीक है, रेशनल नंबर क्या है, किस तरीके के क्वेश्चन वहां से आते हैं, किस प्रकार के। उसके पहले कुछ चीज जो आपको पता है पहले से मैं बता चुका हूं, जैसे कि नंबर लाइन, संख्या रेखा क्या होती है, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होते हैं, ये सारी चीज आपको पहले पढ़ाए जा चुके हैं। तो एक एक करके जल्दी से डिस्कस करेंगे, फिर रेशनल नंबर देखते हैं कि परिमेय संख्या क्या है। काफी सारे क्वेश्चन पूछूंगा, चैट सेक्शन में आंसर कीजिएगा जब भी मैं बोलूंगा। देखो, पहला चीज है हमारे पास नंबर लाइन। ये सभी को याद है, संख्या रेखा क्या होती है, कई बार हम लोगों ने पढ़ा है। देखो, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि एक सीधी रेखा होती है जिसपे संख्या क्या होती है, बराबर अंतराल पर अंकित होती है, और क्रम के अनुसार होता है, मतलब ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही होगा। 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 6 आएगा, कुछ इस तरीके से। इसमें यह ध्यान रखना है कि जितने भी नंबर होंगे, दो लगातार नंबर के बीच की दूरी को इकाई दूरी कहते हैं, और इसकी दूरी हमेशा बराबर होती है। किसी भी दो नंबर के बीच की दूरी जो होगी वो बराबर होगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बराबर बराबर अंतराल पर ये सारे नंबर अंकित किए जाते हैं। इवन अगर मैं आपसे पूछूं कि -6 और -5 के बीच की दूरी बताइए, ये दोनों लगातार नंबर है, तो इस दूरी को आप क्या बोलोगे? एनीवन कोई बता सकता है क्या? -6 और -5 दो लगातार नंबर है, तो इन दोनों के बीच की दूरी अगर मैं पूछूं तो आप बोलोगे सर इकाई दूरी है, एक मात्रक दूरी है। ठीक है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा नंबर लाइन में, कि संख्या रेखा पर संख्याएं बराबर अंतराल पर होती है, किसी भी दो नंबर के बीच की दूरी इकाई मात्रक होती है, लगातार नंबर की बात करूं तो, और दूरी कभी भी नेगेटिव यानी ऋणात्मक नहीं होता। ठीक है, मुझे बताइए कि अगर मैं यहां पर बोलूं नंबर लाइन पर, सबसे पहले मैं जीरो को रिप्रेजेंट कर दिया। जीरो के राइट साइड में, आपको यह पता है कि जीरो के राइट साइड में यानी दाएं तरफ पर आप पॉजिटिव नंबर को लिखते हो। ठीक है, धनात्मक संख्याओं को लिखते हो। जीरो के लेफ्ट साइड में यानी बाएं तरफ आप नेगेटिव नंबर को लिखते हो। इतना क्लियर है सभी को? जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर लिखेंगे 1 2 3 4 5, और जीरो के बाएं तरफ जाएंगे तो -1 -2 -3 लिखेंगे। जितना हम दाएं तरफ जाएंगे नंबर बड़ा होते जाएगा, और जितने बाएं तरफ जाएंगे नंबर छोटा होते जाएगा। ठीक है, राइट साइड में नंबर बड़ा होता है, बाएं तरफ नंबर छोटा होता है। मुझे बताइए, अगर मैं सिर्फ इतने नंबर की बात करूं, सिर्फ इस नंबर की 1 से स्टार्ट करूं, नंबर लाइन पर मैं सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से बात करूं इन सभी नंबर, तो इसका क्या नाम है? इसका कोई स्पेशल नाम है क्या? 1 से शुरू होने वाला नंबर, इसका कोई स्पेशल नंबर नाम है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 अगर अनंत तक मैं गिनूं, तो आप बोलोगे सर ये नंबर जो होता है इसको हम लोग नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 3 टाइप का नंबर पढ़ाया था, प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक। तो प्राकृतिक संख्या क्या होते हैं? जिसको गिनती से हम लोग, जिस संख्या को यूज करके हम लोग काउंटिंग करते हैं। ठीक है, तो अगर कभी मैं नेचुरल नंबर की बात करूं, यानी प्राकृतिक संख्या की बात करूं, जिसको n से रिप्रेजेंट करते हैं, तो बोलोगे सर प्राकृतिक संख्या क्या होता है? 1 से स्टार्ट होता है, जिसको नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, याद कैसे करोगे? याद करने के लिए आपको बताया था काउंटिंग नंबर, है ना, जिससे आप गिनती करते हो। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या बताइए, चैट में लिख के बताओ, सबसे छोटा या सबसे पहला प्राकृतिक संख्या क्या होगा? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा? तो आप बोलोगे सर स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 होगा। ठीक है, तो नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है। ठीक है, ये सारे नंबर देखो, 1 के आगे में लाल कलर से जो रंग घेरा हुआ है ना, तो ये बोलोगे सर ये सारे नंबर क्या है? नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। अगर मैं सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या की बात करूं, तो बड़ी नहीं बताई जा सकती है। बड़ी प्राकृतिक संख्या, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं बताया जा सकता, क्योंकि आप देख रहे हो कि नंबर लाइन पर
दोनों ही तरफ तीर का निशान बना रहता है। तीर का निशान इसलिए बना रहता है क्योंकि इससे पता चलता है कि ये दोनों ही तरफ से अनंत तक बढ़ाई जा सकती है। तो ये 7 के आगे 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, अनंत तक जाएगा। तो आप बोलोगे सर नेचुरल नंबर का कोई सीमा नहीं होता, कोई अंत नहीं होता, तो सबसे बड़ा नेचुरल नंबर नहीं बताया जा सकता। क्लियर है इतना? चलो मुझे बताइए, 0 एक प्राकृतिक संख्या है क्या? शून्य एक प्राकृतिक संख्या है या नहीं? यस और नो? नहीं। तो रुपेश कह रहे हैं नहीं, आशीष कह रहे हैं नहीं। ठीक है, तो आप कहोगे 0 क्या है सर? पूर्ण संख्या है। 0 का यूज करके, अच्छा मैं आपसे पूछूं कि 0 को नेचुरल नंबर क्यों नहीं कहते हैं, प्राकृतिक संख्या क्यों नहीं कहते हैं? तो आप बोलोगे सर अगर हमारे पास कुछ, ऐसे में क्लास में पढ़ाया था, अगर हमारे पास कुछ बॉक्सेस है, अगर मैं इसको काउंट करने के लिए बोलूँ तो आप कहाँ से काउंट करोगे? एक से काउंट करोगे ना, 1 2 3 ऐसे काउंट करोगे। यानी आप कह सकते हो कि सर 0 को हम लोग काउंटिंग में यूज नहीं करते, 0 से हम लोग गिनती नहीं गिनते, है ना, काउंटिंग नहीं करते। तो आप बोलोगे सर 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, 0 क्या है? पूर्ण संख्या है। वेरी गुड, दक्ष कह रहे हैं 0 होल नंबर। देखो होल नंबर को कैसे डिफाइन करोगे, ये सारी चीज पढ़ाई जा चुकी है, बस जल्दी जल्दी रिवीजन करवा रहा हूँ। आप बोलोगे सर सभी नेचुरल नंबर, सभी प्राकृतिक संख्याओं को लेकर अगर उसमें हम 0 को भी इंक्लूड कर लें, 0 प्लस नेचुरल नंबर, 0 प्लस प्राकृतिक संख्या, तो आप बोलोगे सर अब जो कलेक्शन मिलता है, अगर मैं W की बात करूं, देखो W जब लिख रहा हूं ना, तो W लिखने का मतलब ये नहीं कि किसी एक नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। W लिखने का मतलब ये सभी सभी पूर्ण संख्या यानी सभी होल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरे कलेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप बोलोगे सर 0 1 2 3 4 इस तरीके से सो ऑन कहने का मतलब क्या हुआ, ये बढ़ते जाएगा अनंत तक। तो अगर 0 से मैं लिखना स्टार्ट करूं तो इसे आप कहोगे पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। कितना क्लियर है? अगर मैं लिखूं इस तरीके से कि मुझे बताइए सबसे पहला पूर्ण संख्या, सबसे फर्स्ट होल नंबर बताइए क्या होगा? पहला प्राकृतिक संख्या तो आपने एक बोला, लेकिन अगर मैं पहला पूर्ण संख्या बोलूं तो पहला पूर्ण संख्या आप बोलोगे सर 0 होता है। ठीक है, सबसे पहला पूर्ण संख्या 0 होता है। अगर मैं बोलूं कि पहला 5 पूर्ण संख्या लिख के बताइए, पहला 5 पूर्ण संख्या लिख के बताइए। तो अगर पहला 5 पूर्ण संख्या लिखने की बात कर रहा हूं तो यहाँ पर आप 0 से स्टार्ट करोगे, और 0 से स्टार्ट करके कहाँ तक लिखोगे? 0 1 2 3 और 4 तक लिखोगे। देखो 5 पूछी जा रही है तो मैंने 4 तक लिखा, एक कम तक लिखा। ठीक है, तो 0 से 4 तक लिखा, ये देखो 5 नंबर हो जाएंगे। 1 से 4 तक 4 हो गया और एक 0 हो गया। ठीक है, तो टोटल 5 नंबर हो गए। अगर मैं बोलूँ कि पहला 100 पूर्ण संख्या लिखी, ठीक है, पहला 100 पूर्ण संख्या लिखी है, तो आप स्टार्ट तो करोगे 0 से, लेकिन एंड कहां पर करोगे बताइए? 0 से कहां तक लिखोगे? अगर पहला 100 पूर्ण संख्या की बात करूं तो आप बोलोगे सर 0 से स्टार्ट करेंगे और 99 तक लिखेंगे। ठीक है, तो इसके बीच जितने भी नंबर है सारे को लिख देंगे, 0 1 2 3 4 5 6 98 99। ठीक है, सारे नंबर को लिखेंगे। इतना क्लियर है? ये बताइए क्लियर है? ठीक। मुझे आप ऐसा नंबर बता सकते हो क्या जो पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं? एक ऐसा नंबर बताइए जो पूर्ण संख्या तो है लेकिन वो प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो आप बोलोगे सर 0 एक ऐसा नंबर है जो पूर्ण संख्या में तो आता है लेकिन ये प्राकृतिक संख्या नहीं होता। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है काफी बार कि 0 कैसा नंबर है, तो 0 एक पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके आगे बताइए, अगर मैं लिखूं -5, -5 पूर्ण संख्या होगा क्या? ये बताइए, पूर्ण संख्या होगा? यस और नो? अगर मैं नेगेटिव नंबर लिखूं यानी ऋणात्मक संख्या लिखूं तो आप बोलोगे सर नेगेटिव नंबर पूर्ण संख्या में नहीं आते, ऋणात्मक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगा। तो नेगेटिव नंबर कहां पर आता है? इंटीजर में आता है। ठीक है, यानी पूर्णांकों में आएंगे। तो पूर्णांक कैसा होगा? तो जब भी पूर्णांक को बात करोगे, जब भी पूर्णांक को आप पढ़ते हो, हाँ 0 से छोटा है वो, हाँ वेरी गुड। देखो पूर्णांक जब भी बात करोगे ना, पूर्णांक में 3 टाइप के नंबर आ जाते हैं। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, इस तरीके से कभी आप भूलोगे नहीं। ठीक है, तो जब भी इंटीजर की बात की जाए, पूर्णांकों की बात की जाए,
तो पूर्णांक में बोलोगे सर 3 टाइप के नंबर आते हैं, जीरो भी आ जाता है जो ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, ना ही ऋणात्मक है ना ही धनात्मक है, नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं, ऋणात्मक संख्या भी आती है, और पॉजिटिव नंबर भी आते हैं। तो पूर्णांकों में तीनों टाइप के नंबर आएंगे, नेगेटिव भी, जीरो भी और पॉजिटिव। तो इस कलेक्शन को, इस संग्रह को हम क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे। जीरो को भी ले लिया, सारे पॉजिटिव नंबर ये सारे को ले लिए, और नेगेटिव नंबर को भी ले लिया। ठीक है, तो ये जो कलेक्शन दिख रहा है, इस कलेक्शन को क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे। ये क्लियर है? पूर्णांक तक हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है, इतना क्लियर है। पूर्णांक क्या होगा? नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो। ठीक है, अच्छा यहां पर ध्यान दीजिएगा, डिफाइन करने के लिए कई बार मैं डिफाइन कर चुका हूं पहले। आप बोलोगे सर सारे पूर्ण संख्या को लेंगे या पूर्ण संख्या में उसके नेगेटिव नंबर को भी ले लेंगे? ठीक है, ऋणात्मक संख्याओं को भी ले लेंगे। देखो ये तो ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि चलो यहाँ पर मुझे 5 पूर्णांक लिख के बताइए, 10 पूर्णांक लिख के बताइए, आप लिख लोगे। ठीक है, पूर्णांक कैसे होते हैं ये सभी को समझ में आ रहा है। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि कौन कौन से नंबर पूर्णांक नहीं होते। ठीक है, तो देखो कैसा नंबर पूर्णांक नहीं होगा। मुझे कोई लिख सकते हो क्या? कुछ नंबर लिख के बताइए जो पूर्णांक नहीं हो। कैसे नंबर पूर्णांक नहीं होंगे बताइए? कैसे वाले नंबर पूर्णांक नहीं होंगे? देखो -1 तो पूर्णांक होगा ना, अभी तो बताया, -1 तो पूर्णांक होगा। देखो कैसा नंबर पूर्णांक नहीं होगा? आप बोलोगे सर दशमलव संख्या, जैसे मैं लिख दूं 2.4, ठीक है, या 2.2, अगर मैं लिख दूं 5.29, तो ये जो दशमलव नंबर है, जो डेसिमल नंबर आप कहते हो इंग्लिश में, ठीक है, डेसिमल नंबर या दशमलव की संख्या, तो ये दशमलव वाले संख्या क्या होंगे? पूर्णांक नहीं होते, ऐसे नंबर पूर्णांक नहीं होंगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? दशमलव वाले संख्या पूर्णांक नहीं होंगे। अगर मैं लिख दूं यहाँ पर माइनस का 2.8, ये पूर्णांक होगा क्या? तो आप बोलोगे सर ये पूर्णांक नहीं है। ठीक है, ये पूर्णांक नहीं। ठीक, पूर्णांक कैसा होगा? 1 2 3 4 5 होगा, -1 2 3 4 होगा और 0 होगा। ठीक है, चलिए उसके अलावा अगर p बटा q के रूप की संख्या लिखी रहे, मतलब भिन्न वाला नंबर, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ 5/3, तो ये नंबर जो होगा ये पूर्णांक नहीं होगा। ठीक है, ये पूर्णांक नहीं है, ये वाले नंबर को आप पूर्णांक नहीं बोलते हो। अगर मैं लिख दूं यहाँ पर 2/7, तो इसको बोलोगे सर ये पूर्णांक नहीं है। मैं लिख दूं -3/8, तो ये पूर्णांक नहीं है। इतना क्लियर हुआ कि अगर p/q के रूप की संख्या लिखी रहेगी तो ये वाला पूर्णांक में नहीं आएगा। ठीक है, इतना क्लियर है? ठीक है, तो दो चीज अब तक समझ में आया कि दशमलव वाला संख्या पूर्णांक नहीं होगा, p/q के रूप की अगर संख्या रहेगी तो ये पूर्णांक नहीं होगा। उसके बाद एक चीज समझिएगा जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो वर्गमूल, यहां से ध्यान से सीखिएगा क्योंकि आगे जब हम परिमेय संख्या पढ़ेंगे वहां पर भी ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, काफी इंपॉर्टेंट होगा ये वर्गमूल। देखो वर्गमूल को हम लोग रिप्रेजेंट इस वाले साइन से करते हैं। ये एक सिंबल होता है वर्गमूल, यानी स्क्वायर रूट को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, जिसको आप कहते हो स्क्वायर रूट इंग्लिश में। अब देखो वर्गमूल का मतलब क्या होता है? वर्गमूल का मतलब होता है कोई भी नंबर अगर वर्गमूल के अंदर 2 बार लिखा रहेगा, जोड़ा में लिखा रहेगा, तो वो एक बार बाहर आ जाएगा। जैसे कि मैं लिख रहा हूं यहाँ पर a ए कितने बार लिखा गया है? आप बोलोगे सर ए 2 बार लिखा गया है। तो अगर कोई सेम नंबर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि सेम नंबर अगर 2 बार लिखा गया है, तो आप बोलोगे सर यहाँ से एक बार ये बाहर आ जाएगा, ये ए आ जाएगा। ये क्लियर है? इसका मतलब अगर मैं कभी ऐसे लिख दूं कि आपके सामने लिखा गया है 3 × 3, तो इसका वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा? आप बोलोगे सर 3 2 बार लिखा गया है, 2 बार लिखा गया है, जोड़ा में है, तो एक बार बाहर आ जाएगा। इतना क्लियर है? मुझे बताइए अगर मैं ऐसे लिख दूं 5 × 5, इसका वैल्यू कितना होगा? 5 × 5 रूट ओवर अगर लिखा रहे, 2 बार गुना में लिखा रहे, तो वो एक बार बाहर आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को? ये समझ में आ रहा है? ठीक है, इतना क्लियर है? तो स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल के अंदर कोई भी नंबर 2 बार गुना में लिखा रहे, जोड़ा में लिखा रहे, तो एक बार बाहर आ जाएगा। अगर मैं लिखूँ यहाँ पर 7 × 7, इसका वैल्यू कितना होगा? वर्गमूल के अंदर 7 × 7, ध्यान दीजिएगा कि बीच में गुना ही का साइन होना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन का साइन होना चाहिए, तो इसका वैल्यू 7 के बराबर आ जाएगा। ठीक है,
चलिए मुझे बताइए अगर इस टाइप का नंबर आपके सामने आ जाए। चलो ये तो क्लियर है आपका। अब अगर मैं अगला टाइप बताऊं, अगर हमारे पास कुछ ऐसा नंबर आ जाए, यहाँ एक नंबर x लिखा रहे और यहाँ पर y लिखा रहे, तो इसको आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसको आप x इंटू वाई ही लिखोगे, कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं होगा इसमें। देखो ये सेम रह गया, ठीक है, ये कुछ भी चेंज नहीं हुआ। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिख दूं 5 इंटू 2, देखो दो नंबर तो है लेकिन दोनों अलग अलग नंबर है। 5 एक बार ही लिखा गया और 2 भी एक बार ही लिखा गया, तो इसको आप सीधे लिख दोगे √10। 5 और 2 को गुना कर दिया, वर्गमूल 10। क्लियर हुआ ये? इतना समझ में आया वर्गमूल का मतलब क्या हुआ? एक बार लिखा गया तो वो सीधे गुना हो जाएगा, कुछ भी बाहर नहीं आएगा, ठीक है। जोड़ा में रहेगा तभी बाहर आएगा, सेम नंबर अगर 2 बार लिखा रहेगा तभी बाहर आएगा। अगर कुछ ऐसा नंबर लिखा रहे, अगर मैं लिख दूं a इंटू बी, ठीक है, तो यहां से क्या बोलोगे सर? देखो ए 2 बार लिखा गया है, ठीक है, ए 2 बार लिखा गया है, बी अकेला है, तो बी अकेला है तो बी अंदर रह जाएगा। और ए अगर 2 बार लिखा रहे तो ये बोलोगे सर 2 बार ए था तो एक बार बाहर आ जाएगा, और ये वर्गमूल बी लिख देंगे, ए वर्गमूल बी, यानी a√b लिखते हैं इसको। ये क्लियर है? तो अगर मैं ऐसे लिख दूं कभी 3 इंटू 3 इंटू 2, तो यहाँ से बोलोगे सर 3 2 बार लिखा गया है तो 3 को बाहर कर देंगे, 2 अकेला है तो यहाँ पर 2 ऐसे रह जाएगा अंदर में, 3√2। इतना क्लियर है? वर्गमूल मतलब समझ में आ रहा है? हाँ, 3√2। अगर मैं ऐसे क्वेश्चन, इसको बताइएगा, अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3, इसको बताइए क्या करोगे? इसका वैल्यू कितना आएगा? 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। देखो यहाँ से बोलोगे सर 5 2 बार लिखा गया है तो यहाँ पर 5 एक बार बाहर आ जाएगा। फिर बोलोगे सर 3 यहाँ पर 2 बार लिखा गया है तो एक बार 3 बाहर आ जाएगा, बीच में गुना आ जाएगा तो 5 इंटू 3 15 आ जाएगा। ये क्लियर हुआ? वर्गमूल देखो खत्म हो गया क्योंकि जोड़ा में नंबर था। ये क्लियर हुआ? बताइए, 5 भी 2 बार लिखा गया था, 3 भी 2 बार लिखा गया था, तो 5 को मैंने एक बार बाहर किया, 3 को भी मैंने एक बार बाहर किया, और 5 और 3 को गुना कर दिया। क्लियर है इतना? चलिए तो मुझे जल्दी से बताइए, अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मुझे बताइए अगर मैं ऐसे लिख दूं वर्गमूल 16, इसका वैल्यू कितने के बराबर होगा? वर्गमूल 16 का वैल्यू कितने के बराबर होगा? तो आप 16 को देखो, क्या कोई दो नंबर को गुना करके लिख सकते हो 16 के बराबर? तो आप लिख सकते हो ना 4 इंटू 4। 16 को आप लिख सकते हो कि नहीं 4 इंटू 4? 4 को 4 से गुना करेंगे 16 मिल जाएगा। अब हमें दिख रहा है कि 4 2 बार लिखा गया है ना, जोड़ा में लिखा गया, तो एक बार बाहर आ जाएगा तो इसका वैल्यू 4 के बराबर आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं वर्गमूल 16 जो है ये 4 के बराबर है। इतना क्लियर है? वर्गमूल 16 का मान 4 के बराबर है। इतना क्लियर है? अब देखो ये वर्गमूल मैं क्यों पढ़ा रहा था? वर्गमूल इसलिए पढ़ा रहा था, वर्गमूल वाले नंबर, ये ध्यान दीजिएगा, अगर वर्गमूल वाला नंबर, जैसे आपने देखा ना पूर्णांक कैसे नंबर नहीं होते, तो आपने कहा कि दशमलव वाला संख्या से पूर्णांक नहीं होगा, भिन्न वाला नंबर पूर्णांक नहीं होगा, उसी तरीके से वर्गमूल वाला नंबर पूर्णांक होगा या नहीं होगा? तो आप बोलोगे सर वर्गमूल वर्गमूल वाला नंबर पूर्णांक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों ही केस हो जाएंगे। कुछ नंबर वर्गमूल वाले पूर्णांक होंगे, कुछ वर्गमूल वाले नंबर पूर्णांक नहीं होंगे। तो डिसाइड कैसे करेंगे? तो इसको पहले आप सिंप्लीफाई करोगे, है ना, सरलतम रूप में कन्वर्ट करोगे, और सरलतम रूप में कन्वर्ट करने के बाद अगर वर्गमूल खत्म हो जाएगा तो वो पूर्णांक होगा, और खत्म नहीं होगा तो पूर्णांक नहीं होगा। जैसे कि अगर मैं बोलूँ यहाँ पर एक नंबर दे के पूछ रहा हूँ, वर्गमूल 4 लिख दिया, बताइए ये पूर्णांक है या नहीं है? ये इंटीजर है कि नहीं है? आप सीधे वर्गमूल देख के मत बताना। आप बोलोगे सर वर्गमूल को सॉल्व करने पे देखो यहाँ पर दिख रहा है 2 इंटू 2, 4 को आप लिख सकते हो ना 2 गुना 2, और यहाँ से सॉल्व करने के बाद आप बोलोगे सर ये तो 2 के बराबर आ जाएगा। मतलब हमें दिख रहा है वर्गमूल 4 जो है ये 2 के बराबर है। अब 2 क्या है? 2 एक पूर्णांक है, 2 एक इंटीजर है ना, तो 2 एक पूर्णांक है तो वर्गमूल 4 भी एक पूर्णांक होगा। क्लियर है? तो आप बोलोगे सर यस यह एक इंटीजर है। इतना क्लियर है? लेकिन अगर मैं यहाँ पर क्या देखा कि वर्गमूल वाला नंबर पूर्णांक है, लेकिन अगर मैं लिख दूं यहाँ पर वर्गमूल, और मैं लिख दूं यहाँ पर वर्गमूल 5, अब बताइए ये पूर्णांक है क्या?
वर्गमूल 5 पूर्णांक है। आप बोलोगे सर 5 को हम किसी दो नंबर को गुना करके नहीं लिख सकते, मतलब किसी दो सेम नंबर को गुना करके 5 नहीं आ सकता है ना। तो वर्गमूल 5 ही रह जाएगा। तो आप बोलोगे सर वर्गमूल 5 पूर्णांक नहीं है, ठीक है, ये पूर्णांक नहीं होगा। ये क्लियर हुआ। अब देख के पता चल जाएगा आपको कौन सा नंबर पूर्णांक है, कौन सा नंबर पूर्णांक नहीं है वर्गमूल वाला। अगर मैं लिख दूं यहाँ पर वर्गमूल 9, तो वर्गमूल 9 बताइए पूर्णांक है या नहीं है। वर्गमूल 9, तो 9 को आप लिख सकते हो किसी दो नंबर को गुना करके, है ना। तो 3 को आप अगर 2 बार गुना करोगे तो 9 मिल जाएगा। तो आप बोलोगे सर 3 को सेम नंबर को 2 बार गुना करने पर 9 मिल रहा है, मतलब 3 एक बार बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 3। मतलब हम कह सकते हैं कि वर्गमूल 9 जो है इसका वैल्यू 3 के बराबर है। तो वर्गमूल 9 अगर 3 के बराबर है, 3 आपको साफ दिख रहा है कि एक पूर्णांक है, तो वर्गमूल 9 भी एक पूर्णांक होगा। ठीक है, वर्गमूल 9 भी एक पूर्णांक होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिख दूं वर्गमूल मैं यहाँ पर लिख दूं 15, अब वर्गमूल 15 पूर्णांक है क्या, बताइए। वर्गमूल 15 को आप देखोगे सर इसको मैं गुना अगर करूं, कुछ नंबर में ब्रेक करूं, तो ये ब्रेक भी करोगे तो 5 × 3 मिलेगा। अब 5 × 3 गुना करने पर देखो कोई भी नंबर सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। अच्छा, दो नंबर गुना हो रहा है लेकिन सेम नंबर नहीं है ना, कोई भी नंबर बाहर नहीं आएगा, तो ये वर्गमूल 15 ही रह जाएगा। ठीक है, वर्गमूल 15 ही रह जाएगा। जैसे आपको बताया था कि अगर x × y रहेगा तो ये x × y ही रह जाएगा, वर्गमूल खत्म नहीं होता। ठीक है, तो आप बोलोगे सर वर्गमूल 15 ही रह गया, वर्गमूल ही रह गया, तो ये नंबर पूर्णांक नहीं होगा। ठीक है, ये पूर्णांक नहीं होगा। क्लियर है। तो वर्गमूल 15 पूर्णांक नहीं है क्योंकि बाहर नहीं आएगा ना, 5 अंदर ही रह जाएगा, 3 भी वर्गमूल के अंदर ही रह जाएगा। इतना क्लियर है, इतना सारा चीज क्लियर है, बताइए। अगर इतना क्लियर तो बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे परिमेय संख्या। तो कोई भी नंबर अगर मैं वर्गमूल के अंदर दे दूं तो आप बता दोगे, ठीक है, कौन सा पूर्णांक है कौन सा पूर्णांक नहीं है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं रेशनल नंबर पे, यानी परिमेय संख्या पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब तक जितनी चीज आपको बताई जा रही थी वो तो हमने पहले भी पढ़ रखा था। ठीक है, ये ध्यान से सुनिएगा। रेशनल नंबर क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होती है। देखो क्या क्या कंडीशन आपको पता होना चाहिए। रेशनल नंबर p/q के रूप की संख्या होती है। ठीक है, ध्यान से सुनते जाइए क्या क्या चीज बता रहा हूँ। p/q के रूप की संख्या होगी। दूसरा चीज ये ध्यान देना है कि यहाँ पर p और q क्या होना चाहिए। p और q ये दोनों ही क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है, आप जैसे बोल रहे हो कि p/q का रूप होना चाहिए, तो p क्या है और q क्या है, तो अंश और हर ऊपर में और नीचे में पूर्णांक होना चाहिए, ये जरूरी है। उसके बाद जो हर है हमारा, यानी जो डेनोमिनेटर है, यानी q का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, नीचे में कभी 0 नहीं हो सकता। तो ऐसे 3 कंडीशन आपको मिलेंगे, वो नंबर जो p/q के रूप में लिखी जा सकती हो। p और q क्या होने चाहिए, p और q पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है, ये दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए, ऊपर वाला नीचे वाला। और q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर ये 3 कंडीशन फॉलो कर रहा है तो ये परिमेय संख्या होगा, यानी रेशनल नंबर होगा। ठीक है, अब उदाहरण से सीखते हैं। देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि आप, जरूरी नहीं है कि हमेशा p/q के रूप में ही लिखी जाए। अगर कोई नंबर को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, मतलब आप अगर उसको कन्वर्ट करके भी लिख सकते हो, तो भी वो परिमेय संख्या होगा। जैसे मैं यहाँ पर अगर लिख रहा हूँ, जिसको मैं मिटा रहा हूँ, अच्छा कोई एक डाउट पूछ रहे हो, जीरो। हाँ, जीरो के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि जीरो परिमेय संख्या है या नहीं है। जीरो पूर्णांक तो है, जीरो है ना, जीरो पूर्णांक है। परिमेय संख्या है या नहीं है, अभी डिस्कस करते हैं। मुझे बताइए, अगर मैं 5/3 लिख दूं, 5/3 एक परिमेय संख्या है क्या। 5/3 एक परिमेय संख्या है क्या, बोलोगे सर ये हमें साफ दिख रहा है, p/q के रूप में लिखा गया है, जहाँ p का वैल्यू 5 और q का वैल्यू 3, और 5 और 3 दोनों ही क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, दोनों ही पूर्णांक है। नीचे में 0 नहीं है, हर में तो 3 है। तो आप बोलोगे सर 5/3 क्या है, 5/3 एक परिमेय संख्या है, यानी एक रेशनल नंबर है। क्लियर हुआ इतना कि परिमेय संख्या कैसा दिखेगा, कैसा होता है। अगर मैं लिख दूं माइनस, चलो मैं थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ, चलो मुझे बताइए,
अगर मैं लिख दूं यहाँ पर -2/5, ये बताइए ये परिमेय संख्या है क्या? यस और नो? -2/5 परिमेय संख्या है क्या? नहीं, बिल्कुल होगा ना। नो क्यों कह रहे हो? देखो जैसे अगर लिख रहे हो -2/5, तो यहाँ पर ये p/q के रूप में तो दिख रहा है, p/q के रूप में है। दूसरा कंडीशन क्या है? इंटीजर होना चाहिए p और q। तो p का वैल्यू आपको क्या दिख रहा है? p का वैल्यू -2 दिख रहा है। q का वैल्यू कितना दिख रहा है? q का वैल्यू 5 दिख रहा है ना? q का वैल्यू 5 दिख रहा है, p का वैल्यू -2 दिख रहा है। और -2 और 5 दोनों ही क्या है? दोनों ही पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब इंटीजर। पूर्णांक पता है ना आपको, नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, जीरो भी होता है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये दोनों ही पूर्णांक है, नीचे में जीरो नहीं है, p/q का रूप है, तो ये बिल्कुल ये क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगा। ये एक परिमेय संख्या है। क्लियर हुआ ये? बताइए, कितना क्लियर है? अगर मैं लिखूं -100/9, ये परिमेय संख्या है क्या? या मैं नीचे में नेगेटिव कर दूं? चलो मैं ऐसे लिख दूं 100/-9, ये परिमेय संख्या है क्या? 100/-9। आप बोलोगे सर अगेन यहाँ पर मुझे दिख रहा है p/q का रूप है ना, p/q के रूप में लिखा गया है। p का वैल्यू 100 है, q का वैल्यू -9 है, p का वैल्यू 100 दिख रहा है, q का वैल्यू हमें -9 दिख रहा है। दोनों ही पूर्णांक दिख रहे हैं, है ना, दोनों ही पूर्णांक है। दोनों ही पूर्णांक है तो आपको हो गया बिल्कुल ये एक परिमेय संख्या है। यस, ये एक परिमेय संख्या है। क्लियर है? तो ये सारे नंबर परिमेय संख्या हैं। चलो, अगर मैं यहाँ पर कुछ नंबर ऐसे लिख रहा हूँ, मैं नंबर लिख दिया 5, मुझे बताइए ये एक परिमेय संख्या है क्या? यस और नो? 5 एक परिमेय संख्या है क्या? देखो अभी जब डेफिनेशन को देखिए, फिर से मैं डेफिनेशन दिखा रहा हूँ। देखो क्या बोला गया, ऐसा नहीं बोला गया था कि p/q के रूप में ही होनी चाहिए। देखो कोई भी नंबर जिसको p/q के रूप में आप लिख सकते हो, जिसको आप कन्वर्ट करके लिख सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो, व्यक्त कर सकते हो, वो परिमेय संख्या होगा। जैसे कि अगर मैं लिख दूं यहाँ पर 5, तो भले ही आपको p/q के रूप में नहीं दिख रहा है, लेकिन आप इसको लिख सकते हो ना 5/1। मुझे बताइए नीचे में एक लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? नीचे में एक लिख सकते हैं। किसी भी पूर्ण संख्या, किसी भी प्राकृतिक संख्या के नीचे में आप एक लिख सकते हो। तो नीचे में अगर एक लिख सकते हैं, तो अभी दिख रहा है कि इसको हम p/q के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं, p/q के रूप में। यानी p का वैल्यू 5 आया और q का वैल्यू 1 आया। तो p भी हमारा एक पूर्णांक है और q भी हमारा एक पूर्णांक है, दोनों ही इंटीजर आ गए। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल यह भी एक परिमेय संख्या है। तो यस, 5/1 अगर परिमेय संख्या है तो यह भी एक परिमेय संख्या है। इतना क्लियर हुआ? तो 5 भी एक परिमेय संख्या है। अगर मैं लिख दूं यहाँ पर 10, मुझे बताइए 10 परिमेय संख्या होगा या नहीं होगा? 10 एक परिमेय संख्या होगा कि नहीं होगा? तो आप बोलोगे सर 10 को हम कन्वर्ट करके लिख सकते हैं 10/1, है ना, 10/1 लिख सकते हैं। तो ये p/q का रूप आ गया, है ना, जहां पर p का वैल्यू मुझे दिख रहा है 10, q का वैल्यू दिख रहा है 1, तो सभी के नीचे में एक लिख सकते हैं। तो p/q के रूप में बदला जा सकता है, p/q के रूप में लिख सकते हो, तो वो एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो ये एक रेशनल नंबर होगा, परिमेय संख्या होगा। क्लियर है? तो 10 भी एक परिमेय संख्या है। तो 10 क्या है? एक परिमेय संख्या। जितने भी पूर्णांक लिख रहे हो, जितने भी पूर्ण संख्या लिख रहे हो, ये सारे परिमेय संख्या आ जाएंगे। ठीक है, चलो अगर मैं लिख रहा हूं यहाँ पर 0, 0 एक परिमेय संख्या होगा क्या? 0 एक परिमेय संख्या होगा क्या? तो देखो 0 को भी आप लिख सकते हो 0/1। ठीक है, 0/1 लिख सकते हैं, बिल्कुल 0 भी एक परिमेय संख्या होगा। तो 0/1 लिख सकते हो। यहाँ पर मुझे दिख रहा है p का वैल्यू 0 और q का वैल्यू 1। ठीक है, p का वैल्यू 0 और q का वैल्यू 1। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि p भी एक पूर्णांक है, q भी एक पूर्णांक है, दोनों ही पूर्णांक है। तो 0/1 पूर्णांक होगा, तो 0 भी एक पूर्णांक होगा, सॉरी 0 भी एक परिमेय संख्या होगा। क्लियर हुआ? तो ये ध्यान रखिएगा 0 के बारे में कि 0 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, 0 एक परिमेय संख्या है, 0 एक पूर्णांक भी है, 0 एक परिमेय संख्या भी है। क्लियर हुआ? इतना इतना क्लियर हुआ? देखो यहाँ कंफ्यूज नहीं करना कि सर आपने बताया था कि 0 नहीं होना चाहिए, तो मैंने बताया कि हर में 0 नहीं होना चाहिए। हर 0 नहीं हो सकता, अंश 0 हो सकता है। ठीक है, जैसे अगर मैं लिख दूं यहाँ पर 5/0, तो ये एक परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, ये एक परिमेय संख्या नहीं होगा, ये परिमेय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको बोला गया था ना कि हर कभी 0 नहीं हो सकता।
नीचे में जीरो नहीं आना चाहिए। तो 5/0 अगर लिख दूं तो बोलना कि सर ये परिमेय संख्या नहीं। समझ में आया? अगर मैं लिख दूं 1/0 तो ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, 1/0 परिमेय संख्या नहीं है। मुझे बताइए अगर मैं ऐसे लिख दूं 0/5, ये परिमेय संख्या है क्या? 0/5 परिमेय संख्या है? बोलेंगे यस सर, ये 0/5 परिमेय संख्या है, p/q के रूप में लिखा गया। तो p का वैल्यू हमें 0 दिख रहा है और q का वैल्यू हमें 5 दिख रहा है, दोनों ही पूर्णांक है। ऊपर में 0 है, नीचे में 0 नहीं है, तो हमारा ये पूर्णांक दोनों ऊपर नीचे पूर्णांक है, नीचे में 0 नहीं है, तो ये परिमेय संख्या है, p/q के रूप में लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिएगा, अगर मैं ऐसे लिख दूं, चलो ये ध्यान दीजिएगा, अगर मैं लिख दूं वर्गमूल 5, यह एक परिमेय संख्या है क्या? वर्गमूल 5 परिमेय संख्या है क्या? तो आप बोलोगे सर नहीं सर, ये वर्गमूल वाला नंबर परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि आप अगर इसे p/q के रूप में लिखोगे तो आपको इसको लिखने के लिए तो p/q में लिख दोगे √5/1। अब यहाँ पर मुझे बताइए p का वैल्यू कितना दिख रहा है? आप अगर इसको p/q के रूप में लिखोगे तो आप कह सकते हो ना सर p का वैल्यू √5 है, q का वैल्यू 1 है। ठीक है, तो √5 क्या है? ये पूर्णांक नहीं है। आप बोलोगे सर ऊपर वाला नंबर जो है ये पूर्णांक नहीं है, तो पूर्णांक अगर नहीं है ऊपर में तो आप बोलोगे सर ये परिमेय संख्या नहीं होगा। क्लियर हुआ? तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। तो वर्गमूल 5 क्या है? परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं यहां पर लिखूं वर्गमूल 4, इसके बारे में बताओ, ये परिमेय संख्या होगा क्या? वर्गमूल 4 परिमेय संख्या होगा? देखो इसको आप देखो, वर्गमूल देखने के बाद ये मत जल्दी से हड़बड़ी नहीं करनी है, आप वर्गमूल को सॉल्व करो। आपको पता है कि वर्गमूल 4 को आप लिख सकते हो 2 × 2। अब 2 × 2 लिखने का मतलब दो बार अगर अंदर में है नंबर तो एक बार बाहर आ जाएगा, आप इसको 2 लिख दोगे। मतलब आप कह सकते हो सर वर्गमूल 4 का जो वैल्यू है ये 2 के बराबर है। अब 2 को आप लिख सकते हो 2/1, है ना? तो ये p/q के रूप में आ गया। तो ऐसा नंबर जिसको आप p/q के रूप में कन्वर्ट कर सकते हो, बदल सकते हो, तो ये एक परिमेय संख्या होगा, यानी वर्गमूल 4 एक रेशनल नंबर होगा, परिमेय संख्या होगा। क्लियर है इतना? वर्गमूल 4 एक परिमेय संख्या होगा, लेकिन वर्गमूल 5 परिमेय संख्या नहीं था। क्लियर है? मुझे बताइए अगर मैं यहां पर लिखूं वर्गमूल 7, ये परिमेय संख्या है क्या? ये परिमेय संख्या है, हाँ या ना? तो आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं आपके। आप बोलोगे सर इसको अगर मैं p/q के रूप में लिखूं तो √7/1 तो लिख सकता हूँ, लेकिन हमें दिख रहा है p का जो वैल्यू है ऊपर वाला नंबर पूर्णांक नहीं है। ठीक है, तो अगर ऊपर वाला नंबर पूर्णांक नहीं है तो ये हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं लिख दूं यहाँ पर वर्गमूल 25, बताइए ये परिमेय संख्या होगा क्या? ये परिमेय संख्या होगा? ठीक है, तो √25 को आप क्या लिख सकते हो? आप बोलोगे सर वर्गमूल 25 को हम लिख सकते हैं वर्गमूल 5 × 5, क्योंकि दो सेम नंबर को गुना करने पर 25 मिल जाएगा, तो यहाँ से मुझे मिलेगा 5। ठीक है, और 5 को आप लिख सकते हो 5/1, है ना? 5/1 के फॉर्म में लिख दिया। अब p/q के रूप में आ गया, और जहां पर मुझे दिख रहा है p भी एक पूर्णांक है, q भी पूर्णांक है, सारे वर्गमूल खत्म हो गए, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल ये एक परिमेय संख्या है। तो वर्गमूल वाला नंबर परिमेय संख्या हो भी सकता है, वर्गमूल वाला नंबर परिमेय संख्या नहीं भी हो सकता है, तो आपको सॉल्व करके पता चलेगा। इतना क्लियर? तो एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूँ, इसको बताइए मुझे, अगर मैं ऐसे लिख दूं वर्गमूल 16/9, ये एक परिमेय संख्या है या नहीं? यस और नो? ये नंबर परिमेय संख्या है या नहीं? तो सभी के आंसर आ रहे हैं यस, वेरी गुड। आप बोलोगे सर इसको मैं रूट लिख दिया वर्गमूल, और यहाँ पर लिख दूंगा 4 × 4, 16 को लिख दिया 4 × 4, 9 को क्या लिखोगे? 3 को 2 से गुना करोगे, 3 × 3 करोगे, 2 बार 3 को गुना करोगे। ठीक है, अब यहाँ पर बोलोगे सर 4 2 बार लिखा गया है तो एक बार बाहर आ जाएगा, 3 2 बार गुना है यानी एक बार बाहर आ जाएगा, तो यानी हम कह सकते हैं वर्गमूल 16/9 जो है इसका मान 4/3 के बराबर है। अब हमें दिख रहा है कि ये p/q के रूप में दिख रहा है, और p भी एक पूर्णांक है और q भी एक पूर्णांक है, दोनों ही क्या है? दोनों ही हमारे पास पूर्णांक दिख रहे हैं।
तो अगर दोनों ही पूर्णांक है तो हम कहेंगे ये नंबर क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो सीधे सीधे देख के हड़बड़ी नहीं करना है, आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो एक बार मैं समराइज कर रहा हूँ कि पी बटा क्या क्या चीज देखना होगा आपको। परिमेय संख्या पहचानने के लिए पी बटा क्यू के रूप की संख्या हो सकती है। जरूरी नहीं है कि आपको पी बटा क्यू के रूप में लिख के दी जाए, हो सकता है कि कुछ नंबर पी बटा क्यू के रूप में लिख के नहीं दिया गया हो, लेकिन आप उसको अगर कन्वर्ट कर सकते हो पी बटा क्यू के रूप में, वो परिमेय संख्या होगा। दूसरा चीज ये ध्यान देना कि पी और क्यू दोनों ही क्या होने चाहिए, दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है, दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए, और क्यू यानी हर का जो वैल्यू है वह जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, नीचे में जीरो नहीं होना चाहिए, ऊपर में जीरो हो सकता है। जीरो एक परिमेय संख्या है, ये ध्यान रखिएगा, जीरो एक परिमेय संख्या है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अभी आगे बढ़े तो चलिए कुछ क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा, हो सकता है थोड़ी देर के लिए मेरी स्क्रीन नहीं दिखे, फिर से दिखेगी तो बताइएगा। ठीक, ठीक, एक सेकंड वेट करते हैं। अच्छा, पोल में नहीं, मैं चैट में कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। चलो, अभी एक क्वेश्चन दिखेगा आपके स्क्रीन पर, और मुझे आप बताओगे इसका आंसर चैट सेक्शन में लिख के। क्वेश्चन है, क्या -25 एक परिमेय संख्या है? हाँ, अभी स्क्रीन दिखेगी थोड़ी देर में, अभी दिख रही होगी। ठीक है, चलो मुझे बताइए, -25 एक परिमेय संख्या है, हाँ या नहीं? अच्छा, आंसर कॉपी नहीं करना है किसी को, आपको जो आंसर लगता है ना वो आंसर दो, अगर गलत भी होगा तो मैं डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, बताइए, क्या -25 एक परिमेय संख्या है? यस और नो, बस आपका आंसर यस और नो में आना चाहिए, हाँ या नहीं। यस, ठीक है, सभी लोग कह रहे हैं यस। ठीक है, देखो यहाँ पर आप बोलोगे सर -25 की अगर बात करें तो -25 भले ही पी बटा क्यू के रूप में नहीं दिख रहा है, लेकिन आप इसको पी बटा क्यू के रूप में बदल कर तो लिख सकते हो ना, इसके नीचे आप एक लगा सकते हो, तो -25/1 लिख देंगे हम। ठीक है, अब -25/1 लिखने के बाद आप बोल सकते हो कि सर -25/1 लिखने का मतलब ये पी बटा क्यू के रूप में कन्वर्ट हो गया, है ना, पी बटा क्यू के रूप में कन्वर्ट हो गया। अब पी बटा क्यू के रूप में अगर कन्वर्ट हो गया, अब देख रहे हैं कि पी का वैल्यू कितना है, तो पी का वैल्यू हमारे पास -25 है। ठीक है, क्यू का वैल्यू कितना है, क्यू का वैल्यू 1 है, तो ये -25 और 1 क्या है, दोनों ही पूर्णांक है, दोनों ही इंटीजर है। अभी बता रहा था इंटीजर कैसे पहचानोगे। अब ये दोनों ही पूर्णांक है, तो आप बोलोगे सर -25 क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। क्लियर है ये? हम बोलेंगे -25 यस एक पूर्ण परिमेय संख्या है। क्लियर है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, -25 को किसी भी पूर्णांक को हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, नीचे में एक लगा सकते हो, चाहे मैं लिख दूं यहाँ पर 5, तो 5 को भी आप लिख सकते हो 5/1। मैं लिख दूं 13, 13 को लिख सकते हो, -13 को भी लिख सकते हो -13/1, तो जितने भी पूर्णांक होंगे सभी को हम लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पर ध्यान से देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है? क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होगी? हड़बड़ी नहीं करना है, आराम से करना है, ध्यान से। क्या सभी पूर्ण, देखो सभी पूर्ण संख्या की बात की जा रही है, क्या जितने भी पूर्ण संख्या है वो सभी के सभी प्राकृतिक संख्या होंगे? तो यहाँ पर मैक्सिमम आंसर आ रहा है नहीं। चलो, अगर आपका आंसर है नहीं कि देखो आप अगर कह रहे हो, चलो मैं आंसर कर रहा हूँ, हाँ बिल्कुल ये सही आंसर है कि इसका आंसर नो होगा। अब ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में कई बार, ये प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होते हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है तो आप बोलोगे नहीं। अब अगर मैं कह रहा हूं नहीं, सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होते हैं, तो मुझे एक ऐसा नंबर बताइए जो पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृतिक नहीं है, वो कौन सा नंबर है? जीरो, वेरी गुड आशीष। तो आशीष का आंसर है जीरो, तो आप बोलोगे सर जीरो क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जीरो एक ऐसा नंबर है जो होल नंबर में तो आता है, लेकिन जीरो नेचुरल नंबर में नहीं आता। ठीक है, जीरो नेचुरल नंबर में नहीं आता, जीरो से हम लोग गिनती नहीं करते।
तो आप बोलोगे सर जीरो क्या है, पूर्ण संख्या तो है लेकिन जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो हम कह सकते हैं सारे पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होते। क्लियर है ये क्लियर हुआ? क्योंकि शून्य के बारे में आपने पढ़ा है कि शून्य पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन मुझे बताइए। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, ये सही है या गलत है? अगर सही है तो वाई लिखिए। जितने भी पूर्णांक है वो सारे के सारे पूर्णांक परिमेय संख्या होगा क्या? एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, यस और नो? यस, सभी लोग कह रहे हो यस। ठीक, देखो यहां पर आप बोलोगे जैसे ही मैं इंटीजर की बात करूँ ना, तो अच्छा आंसर इसका क्या है, यस बिल्कुल। हाँ, जितने भी पूर्णांक होंगे वो सारे के सारे परिमेय संख्या होंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कोई भी पूर्णांक अगर लिख दो तो उसके नीचे में आप एक लगा सकते हो। कोई भी अगर मैं पूर्णांक लिख दूं, इंटीजर लिख दूं, मान लो ए लिख दिया, तो ए के नीचे में आप एक लगा सकते हो ना। चाहे मैं माइनस से लिख दिया तो माइनस ए के नीचे भी आप एक लगा सकते हो, और जीरो को भी नीचे भी आप एक लगा सकते हो। तो आप बोलोगे सर सभी के नीचे एक लगा सकते हैं, तो जितने भी पूर्णांक होंगे सभी के सभी परिमेय संख्या के रूप में लिखे जा सकते हैं, पी बटा क्यू के रूप में लिखे जा सकते हैं। देखो इसको समझने के लिए आपको पता है पूर्णांक तीन टाइप के नंबर होते हैं। ठीक है, पूर्णांक में तीन टाइप के नंबर होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तीनों का एक एक उदाहरण ले लो। जैसे कि मैं यहाँ पर ले लिया 5, तो 5 को आप लिख सकते हो 5/1, ये हमारा पी बटा क्यू के रूप में आ गया। तो हमने बोला कि सर 5 एक परिमेय संख्या है क्योंकि पी बटा क्यू के रूप में उसको व्यक्त किया जा सकता है। जीरो को आपको पता है 0/1 लिख सकते हैं, तो अगेन कह सकते हो सर यह भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि 0/1 लिख दिया। नेगेटिव में मैं एक नंबर ले रहा हूँ -3, तो -3 को भी आप लिख सकते हो -3/1, अगेन ये दिख रहा है हमें पी बटा क्यू का रूप, है ना। तो अगेन किसी भी, तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि सर जितने भी पूर्णांक होंगे सभी पूर्णांकों के नीचे में एक तो रहता ही है ना, तो नीचे में एक रहता है, तो नीचे में अगर एक है तो पी बटा क्यू के रूप में उसको व्यक्त किया जा सकता है, तो वो परिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि प्रत्येक, यस आंसर क्या है, यस। ठीक है, प्रत्येक पूर्णांक क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ठीक है, इतना क्लियर है। सभी पूर्णांक को किसी सब कोई भी पूर्णांक अगर m लिखा गया है तो उसको m/1 के रूप में लिख सकते हो, है ना, इसलिए वो परिमेय संख्या होगा। आगे बढ़े। अभी देखो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होगा, तो आपने बोला जी यस। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि क्या प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होगा तो क्या होगा? अगर मैं आपसे उल्टा पूछ लूं, क्या प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होगा? जितने भी परिमेय संख्या है, अगर मैं कोई भी परिमेय संख्या लिख दूं तो वो फिर पूर्णांक होगा क्या? अच्छा, यहाँ पर आंसर मिक्स आ रहे हैं, कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं यस, कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं नो। देखो उदाहरण ले लो ना, आप एक पूर्णांक लिख लो, जैसे कि मैं यहाँ पर एक पूर्णांक अगर मैं लिखूं, सॉरी एक मैं परिमेय संख्या लिखना चाह रहा हूँ, सारे परिमेय संख्या की बात की जा रही है, प्रत्येक परिमेय संख्या की बात की जा रही है। तो एक मैं परिमेय संख्या लिखना चाह रहा हूँ, यहाँ पर लिख दिया 3/5, तो यह एक परिमेय संख्या है या नहीं है? आप बोलोगे बिल्कुल ये पी बटा क्यू के रूप में लिखा गया है सर, दोनों ही इंटीजर है, दोनों ही ऊपर नीचे पूर्णांक है, तो परिमेय संख्या है। 3/5 एक पूर्णांक है क्या? इसमें 3 पूर्णांक है, 5 पूर्णांक है, लेकिन 3/5 पूर्णांक नहीं है। आपको पता ना पी बटा क्यू के रूप की संख्या पूर्णांक नहीं होती। 3 पूर्णांक है, 5 पूर्णांक है, लेकिन 3/5 पूर्णांक नहीं। ठीक है, तो आप बोलोगे सर सारे परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होते। क्लियर हुआ? अगर मैं लिख दूं यहाँ पर 2/7, तो 2/7 में क्या दिख रहा है? आप बोलोगे सर 2 पूर्णांक है, 7 भी पूर्णांक है, लेकिन 2/7 पूर्णांक नहीं है। 2/7 की अगर बात करूं तो ये पूर्णांक नहीं है, लेकिन 2/7 क्या है? ये एक परिमेय संख्या है, ये एक रेशनल नंबर है। इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? अच्छा, सोमपाल के नाम से बच्चे हो आप, एक बार वाई लिखो काफी होगा, इतनी सारी वाई नहीं लिखनी। ठीक है, फिर स्क्रीन नहीं दिखता कुछ बच्चों को, इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, इतना क्लियर है कि सारे परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होंगे, सारे पूर्णांक तो परिमेय संख्या होंगे, लेकिन सारे परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, नोट करिए। क्या नोट करोगे आप? कि सभी पूर्णांक, सारे इंटीजर तो परिमेय संख्या होते हैं,
ठीक है, रेशनल नंबर तो होते हैं, ये बिल्कुल सही होगा, ठीक है, लेकिन परिमेय संख्या सभी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होंगे, ठीक है, ये नोट कर दो, ठीक है, आपके एग्जाम में आते हैं। क्लियर है इतना? सारे पूर्णांक तो परिमेय होंगे लेकिन सारे परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होंगे। आगे बढ़े, चलो ठीक है। अब हम परिमेय संख्या के बीच कुछ परिमेय संख्या की बात करते हैं। जैसे कि अगर मैं कह रहा हूं, अगर मैं बोलूं मैं 2 नंबर लिख रहा हूं यहां पर, एक नंबर लिख रहा हूं 1 और यहां पर लिख रहा हूं 5। मुझे बताइए 1 और 5 के बीच में कितने पूर्णांक आएंगे? 1 और 5 के बीच में कितने इंटीजर आएंगे, कितने पूर्णांक आएंगे? तो आप बोलोगे सर 1 और 5 के बीच में आप यहाँ पर लिख सकते हो 2, यहाँ पर लिख सकते हो 3, यहाँ पर लिख सकते हो 4, मतलब टोटल 3 पूर्णांक आएंगे। तो 3 पूर्णांक आएंगे, इसको आपने काउंट करके बता दिया, ठीक है, इसको आप काउंट कर सकते हो, इसलिए फिक्स होता है, ठीक है। तो अगर मैं किसी भी दो इंटीजर के बीच में इंटीजर की बात करूं, पूर्णांक की बात करूं, तो इसको तो आप गिनती करके बता सकते हो, फिक्स कर सकते हो कितने पूर्णांक होंगे, आप काउंटिंग करके आपने बता दिया। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मुझे बताइए 1 और 5 के बीच में कितने परिमेय संख्या होंगे? 1 और 5 के बीच में कितने परिमेय संख्या होंगे? तो आप बोलोगे सर 1 और 5 के बीच में अनगिनत परिमेय संख्या होंगी, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी दो लगातार या कोई भी 2 नंबर के बीच में परिमेय संख्या की बात की जाए तो उसको आप काउंट नहीं कर सकते, अनगिनत होता है, इनफाइनाइट होता है। तो 1 और 5 के बीच में अनगिनत परिमेय संख्या होंगी। आपके एग्जाम में उनमें से कुछ निकालने के लिए बोला जा सकता है, ठीक है। चलिए, अगर मैं आपसे देखो, वही चीज यहाँ पर लिख रखा है, किसी भी दो परिमेय संख्या के बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या होते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे अभी देखेंगे। अभी के लिए बस इतना ध्यान रखिएगा कि अनगिनत परिमेय संख्या होंगे किसी भी दो परिमेय संख्या के बीच या किसी भी दो पूर्णांकों के बीच। तो अगर मैं यहाँ पर पूछूं आपसे कि 1 और 2 के बीच में, या मैं कोई दो लगातार नंबर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, कोई दो लगातार नंबर लिख रहा हूँ, यहाँ लिख दिया 5 और यहाँ पर लिख दिया 6, इसके बीच में कितने पूर्णांक होंगे? अगर मैं ऐसा पूछूं, बताइए 5 और 6 के बीच में कितने पूर्णांक होंगे, कितने इंटीजर होंगे? तो आप बोलोगे सर एक भी नहीं होगा, ठीक है, एक भी पूर्णांक नहीं होगा। लेकिन अगर मैं पूछूं कि 5 और 6 के बीच में कितने परिमेय संख्या होंगे, कितने परिमेय संख्या होंगे, तो क्या होगा आपका आंसर? नहीं, परिमेय संख्या हमेशा आपको याद कर लेना है। किसी भी 2 नंबर के बीच में आपसे परिमेय संख्या पूछी जाए तो आप बोलोगे सर इनके बीच में अनगिनत परिमेय संख्या होंगी। कैसे कैलकुलेट करेंगे अभी मैं आपको बताऊंगा, हो सकता है अगले क्लास में बताऊं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, किसी भी 2 नंबर के बीच में अनगिनत परिमेय संख्या होगा। क्लियर है? 5 और 6 के बीच में इनफाइनाइट होगा, अनगिनत होगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं बोलूं 10 और 11 के बीच में कितने परिमेय संख्या होंगे, बताइए। 10 और 11 के बीच में कितने परिमेय संख्या होंगे? परिमेय संख्या की बात कर रहा हूँ, रेशनल नंबर की बात कर रहा हूँ, तो आप बोलोगे सर अनगिनत होगा, इनफाइनाइट होगा, इसको आप काउंट नहीं कर सकते, फिक्स नहीं होता, ठीक है। उसमें से आपको कभी 4 निकालने के लिए बोला जा सकता है, कभी 5 निकालने बोला जाएगा। तो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे वो अगले क्लास में देखते हैं। चलो, अभी मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है पिछले साल। क्वेश्चन मुझे बताइएगा, इसमें से आपको बताना है कि मैं कुछ ऑप्शन दे रहा हूँ, ए, बी, सी और डी। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा नंबर परिमेय नहीं है, ठीक है। आपको क्या बताना है, कौन सा परिमेय संख्या नहीं। पहला ऑप्शन है आपके सामने वर्गमूल 4, ऑप्शन बी है आपके सामने वर्गमूल 2, ऑप्शन सी है आपके सामने 0 और ऑप्शन डी है आपके सामने वर्गमूल 16। बताइए कौन सा परिमेय संख्या नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेशनल नंबर। ध्यान से देखिए, ए, बी, सी या डी।
अच्छा, मिक्स आंसर आ रहे हैं, कुछ बच्चों को लगता है ए और कुछ बच्चों को लगता है बी और कुछ डी, मतलब मैक्सिमम को लगता है बी। ठीक, चलो यहाँ पर देखते हैं किसका आंसर क्या होगा। देखो ऑप्शन सी तो नहीं हो सकता ना, ऑप्शन सी तो कभी नहीं आंसर होगा। अभी मैंने आपको बताया कि जीरो तो एक परिमेय संख्या है, ठीक है, जीरो को आप 0/1 लिख सकते हो, तो ये तो परिमेय संख्या होगा, ठीक है, तो ये तो परिमेय होगा, तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। देखो वर्गमूल 4 को, आपको मैंने बताया कि वर्गमूल 4 को आप, वर्गमूल वाले नंबर को हमेशा आप ध्यान से देखना, उसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो 2 आ जाएगा। मतलब आप कह सकते हो सर वर्गमूल 4 जो है ये तो 2 के बराबर है। अब 2 को तो हम लिख सकते हैं 2/1, है ना, 2 को 2/1 लिख सकते हो। अब 2/1 लिख सकते हैं अगर इसको, तो ये p/q के रूप में आ गया। ऊपर में भी इंटीजर दिख रहा है, नीचे में भी इंटीजर दिख रहा है, तो आप बोलोगे सर वर्गमूल 4 तो परिमेय संख्या होगा क्योंकि इसको 2/1 लिख दिया हमने, ठीक है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। वर्गमूल 4 भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ऑप्शन डी को अगर देखोगे तो ऑप्शन डी को भी आप अगर देखो तो √16 को क्या लिख सकते हो, वर्गमूल 16 को आप लिख सकते हो 4 × 4। अब 4 × 4 होने, अच्छा इसको मैं मिटा रहा हूँ नीचे से, इसको आप लिखोगे सर वर्गमूल 4 × 4 करने का मतलब ये तो 4 आ गया। अब 4 को आप लिख सकते हो 4/1, ठीक है, अब ये अगेन p/q के रूप में आ गया, तो ऊपर भी 4 और नीचे में 1, p/q के रूप में आ गया, तो आप कहोगे सर ये भी परिमेय संख्या है, तो ये भी उत्तर नहीं हो सकता। ऑप्शन बी को देखो, इसमें कोई जोड़ा बन रहा है क्या, ये वर्गमूल 2 ही रहेगा, इसका वर्गमूल कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है, तो ये वर्गमूल का वर्गमूल ही रह जाएगा, ये वर्गमूल कभी खत्म नहीं होगा। इसको आप अगर p/q के रूप में लिख भी दो तो आप इसको क्या लिखोगे, इसको आप लिखोगे √2/1, है ना, तो यहाँ पर p का वैल्यू हमें क्या दिख रहा है, वर्गमूल 2, और p √2 क्या है, ये इंटीजर नहीं है, तो आप बोलोगे सर ये परिमेय संख्या नहीं है। अब ये परिमेय संख्या नहीं है तो यही हमारा उत्तर होगा, तो ये हमारा सही उत्तर है। क्लियर है? अगर परिमेय संख्या पहचानने के लिए दिया जाए ऐसा क्वेश्चन तो कर लोगे। तो इसका आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर बी था। ठीक है, चलिए मुझे एक क्वेश्चन और करके बताइए। अगेन मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर मुझे बताइए कि यहाँ पर कौन सा एक परिमेय संख्या है। 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, ए बी सी और डी, मुझे बताइएगा कौन सा इसमें परिमेय संख्या है। अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर 5/0, यहाँ पर मैं लिख दूँ ना √5, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ √36, और यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ वर्गमूल 7। बताइए यहाँ पर, या वर्गमूल 7 को मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ और इसको मैं लिख दे रहा हूँ वर्गमूल 10। बताइए इसमें से कौन सा परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या पहचानना है आपको। ध्यान से देख के बताइए कौन सा परिमेय संख्या है। देखो ऑप्शन ए को तो परिमेय नहीं बोलोगे क्योंकि आपको पता है कि नीचे में 0 आ गया, तो हर में 0 आ गया, हर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। आपको पता है कि परिमेय संख्या क्या होता है, p/q के रूप में होना चाहिए, ऊपर और नीचे इंटीजर होना चाहिए, है ना, और q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर नीचे में 0 आ गया तो ये हमारा उत्तर तो नहीं होगा, ये परिमेय संख्या नहीं। √5 हमें दिख रहा है कि ये इंटीजर नहीं है ना, आप इसको लिख दोगे √5/1, तो आपको दिख रहा है कि ऊपर में इंटीजर नहीं है, तो ये हमारा परिमेय संख्या नहीं हो सकता। √36 को देखो, √36 को आप लिख सकते हो सॉल्व करके 6 × 6, तो इसको आपने सॉल्व करके लिखा तो ये 6 आ गया, मतलब 6 को आप लिख सकते हो 6/1। देखो वर्गमूल खत्म हो गया, तो वर्गमूल खत्म हो गया तो आप बोलोगे सर p का वैल्यू 6 और q का वैल्यू 1 है, दोनों इंटीजर है, तो आप बोलोगे सर ये परिमेय संख्या √36 हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन डी गलत होगा क्योंकि ऑप्शन डी को आप अगर सॉल्व करोगे तो यहाँ पर दिखेगा 5 × 2, कोई भी नंबर 2 बार नहीं लिखा गया है, रिपीट नहीं हो रहा है, तो आप बाहर नहीं निकाल सकते, तो ये वर्गमूल 10 ही रहेगा, और ये हमारा इंटीजर नहीं है तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। क्लियर है? इतना क्लियर है? बताइए। ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही रखते हैं, इसके आगे अगले क्लास में करते हैं, और कोई भी डाउट है तो अभी रुक कर पूछ सकते हो।